नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। रुपया से ई रूपी तक का सफ़र को जारी रखते हुए आज हम मैकाले मिनट के ऊपर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए इस भाग में मुद्रा कम इतिहास ही होगा। मैकाले मिनट इतिहास का वह पन्ना है जिसे सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि सभी भारतवासियों को जानना जरूरी है। इसी पन्ने के दम पर हिंदुस्तान के भविष्य को रचा गया और अंग्रेज अपना हुक्म हिंदुस्तान में जमाता रहा। बात 1813 की है जब भारत में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की घोषणा हुई। उस वक्त भारत शिक्षा जगत में बहुत पिछड़े हुए थे। ऐसे नहीं थे कि भारत में ज्ञान और ज्ञान से भरे पुस्तकों की कमी थी। शिक्षा तंत्र और शिक्षा प्रणाली को सही ढंग से व्यवस्थित करने की कला और ज्ञान में कमी थी। बात यह थी कि सदियों से शिक्षा व्यवस्था को सही करने की कोशिश नहीं की गई थी। हिंदुओं की शिक्षा व्यवस्था गुप्ता वंश के बाद ठीक की ही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे करके मुस्लिम राज शुरू हो गए थे और मुसलमानों की मदरसे में भी जितनी ऊंचाई ग्रेटर मुगल्स यानी अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के वक्त हुआ वो वैसे के वैसे रह गए थे। 1813 में जब चार्टर एक्ट लाया गया तो पहली बार उस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया कि भारत में मॉडर्न एजुकेशन, मैथमेटिक्स और विज्ञान पर कानूनी रूप से ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा 1 लाख रुपये सालाना की ग्रांटिंग एड की भी प्रबंध की हुई थी। तो इन्हीं मॉडर्न एजुकेशन और 1 लाख रुपया खर्च करने को लेकर भारत में उस वक्त विवाद खड़ा हुआ और लंबे समय तक बहस चलती रही कि पाठशालाओं में पाठ्यक्रम कैसे हों, यानी मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या हो। इन बहस के चलते 2 ग्रुप का निर्माण होता है, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट का। वेस्ट यानी यूरोप के लिए एंग्लिसिस्ट का गुट खड़ा होता है और ईस्ट यानी एशियंस या भारतीयों के लिए ओरिएंटलिस्ट का। वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब से भारत में अपने हाथों यहाँ के राज्यों पर शासन चलाना शुरू किया तो वे नहीं चाहते थे कि अपनी शिक्षा प्रणाली और भाषा यहाँ लागू की जाए, या कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे जिससे भारतीय लोग नाराज हो जाए और उनके खिलाफ कोई बखेड़ा न खड़ा कर दें। इसलिए वे ओरिएंटलिज्म यानी प्राच्यवाद विचारधारा को ही मानकर ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी के तहत शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किए हुए थे। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के हिसाब से गुरुकुल और पाठशालाएं चलती थी हिंदुओं का और मदरसे चलते थे मुसलमानों का। इन शिक्षा संस्थानों में मीडियम ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा किस भाषा में दी जाए तो इसके लिए संस्कृत, उर्दू और पारसी रखे गए थे। किंतु जब चार्टर एक्ट 1813 में जब मॉडर्न एजुकेशन और साइंस की बातें रखी गई तो इसमें बहस और विवाद शुरू हो गया, जिसके चलते एक और ग्रुप निकलकर बाहर आई, वह था एंग्लिसिस्ट का। एंग्लिसिस्ट को लीड कर रहे थे चार्ल्स ट्रेवलैंड, एल्फिंस्टन और भारत के महान सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक राजा राममोहन रॉय जैसे व्यक्तित्व इनमें शामिल थे। चलिए जानते हैं सबसे पहले द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के मुख्य विवाद के कारण। नंबर 1, चार्टर एक्ट के सेक्शन 43 में लिटरेचर और लर्न्ड नेटिव शब्दों का होना। यहाँ लिटरेचर का अर्थ होता है साहित्य और लर्न्ड नेटिव्स का अर्थ होता है भारतीय पढ़े लिखे लोग। अब ये लिटरेचर कहाँ की हो, पश्चिमी यानी यूरोपियन या पूर्वी यानी भारतीय। किनके लेखों द्वारा रचित कहानियाँ, निबंध, कविताएं, निर्देश, सलाह, विज्ञान के पाठ्यक्रम हो। और लर्न्ड नेटिव्स का अर्थ सिर्फ भारतीय पढ़े लिखे विद्वान है या कोई और भी। वैसे तो लर्न्ड नेटिव्स का अर्थ भारतीय पढ़े लिखे विद्वान ही है, किंतु आधुनिक पढ़ाई लिखाई के चलते इस पर भी बहस होने लगी थी। नंबर 2 की जो 1 लाख का ग्रांटिंग एड मिला है उसे कहाँ और किस पे खर्च की जाए, यानी वेस्टर्न एजुकेशन पर की जाए या इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। इन बातों को लेकर बहस ऐसे छिड़ी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शुरुआत तो इंग्लैंड के संसद से हुई और भारत तक चला आया और कई वर्षों तक यूं ही चलता रहा। मेरे प्यारे श्रोताओं,
मैंने पिछली वीडियो के अंत में एक फोटो दर्शाया था लॉर्ड मैकाले की, क्योंकि इस वीडियो का मेन कैरेक्टर वही होने वाला था। यहाँ भारत में मॉडर्न एजुकेशन को लेकर विवाद चल ही रही थी और ऐसे में 10 जून 1834 को थॉमस बेबिंगटन मैकाले या मैकाले का आगमन हुआ। उन्हें भारत में गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला कानून सदस्य यानी लॉ मेंबर बनाकर भेजा गया था। 25 अक्टूबर 1800 को जन्मा मैकाले ने बैरिस्टरी कर रखी थी। वे अच्छे कवि, निबंधकार, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ और ओरेटर यानी अच्छे वक्ता भी थे। 1830 को वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चुने गए थे और 1834 को भारत भेजा गया गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फर्स्ट लॉ मेंबर बनाकर। भारतीय दंड विधान से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ द इंडियन पेनल कोड की लगभग सभी मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि इन्होंने ही तैयार की थी। जब मैकाले भारत आए तो उस वक्त भारत में लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पहली बार भारत 1803 को मद्रास के गवर्नर के रूप में भेजा गया था। हालांकि उन्हें 1807 में इंग्लैंड वापस बुला लिया गया था वेल्लोर सिपोई म्यूटिनी के चलते, जो 1806 में हुआ था। फिर दोबारा उन्हें 1828 को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया और उनके अच्छाइयों और काबिलियत को देखते हुए चार्टर एक्ट 1833 के तहत फिर से उन्हें पूरे भारतवर्ष का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ध्यान रखें, इंडिया में पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जो सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल थे। हाँ, इनके अधीन बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स आते थे, किंतु पूरे भारतवर्ष के पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। वे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के थे और अनुशासन प्रिय थे। अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चला रखे थे। उन्होंने कई जुडिशियल रिफॉर्म्स कर भारतीयों को फायदा ही पहुंचाया था। इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स में जैसे सती प्रथा, बच्चों को बलि देने की प्रथा, भ्रूण हत्या जैसे रूढ़िवादी चलन को कानूनी रूप से पूरी तरह बंद कर दी थी। बहुत सारे एजुकेशन रिफॉर्म्स किए, जिसकी चर्चा आगे भी हम करेंगे। वे शांति प्रिय भी थे, इसलिए उनके शासन काल में उनकी पॉलिसी रही नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉन एग्रेशन, यानी कि भारतीय राज्यों के मामलों में दखल ना देना और किसी भारतीय राज्यों पर आक्रमण ना करना। उनके पूरे काल में सिर्फ एक भारतीय राज्य को अंग्रेजी शासित प्रदेश में मिलाया था और वो था मैसूर, क्योंकि वहाँ के शासक सही ढंग से शासन नहीं कर रहे थे, इसलिए मिस गवर्नमेंट का आरोप लगाकर उन्हें अपने अंदर कर लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी मूल विषय पर। जब मैकाले भारत आए तो विलियम बेंटिंक ने उन्हें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का मुद्दा उन्हें सौंप दिया और कहा कि मॉडर्न एजुकेशन का मामला सेक्शन 43 का लिटरेचर और लर्नड नेटिव्स का मतलब, ग्रांट इन एड के पैसे और एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के विवाद को वो हल करें। उन्हें पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष भी बना दिए गए थे। मैकाले ने इस मुद्दे को अपने हाथों में लिया और इसकी पूरी जानकारी जुटाई। चार्टर एक्ट की सभी बातें और एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के सभी रिकॉर्ड्स लिखित और मौखिक रूप से भी जानकारी हासिल की। सब कुछ पढ़ने, सुनने, समझने और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अपनी बातों को इस प्रकार बड़ा ही सातीर चाल से चलते हुए विलियम बेंटिंक के समक्ष रखा, जिसे ही मैकाले मिनट या मैकाले का विवरण पत्र कहते हैं। सबसे पहले चार्टर एक्ट में लिखे बातों का अर्थ स्पष्ट किया। सेक्शन 43 के लिटरेचर का मतलब बताया कि इसके अंदर भारतीय साहित्य के साथ साथ पश्चिमी साहित्य भी जुड़ा है। यानी वो ये कहना चाहते थे कि लिटरेचर का अभिप्राय यहाँ मिश्रित है, इसलिए हिंदुस्तानी साहित्य इसमें है तो पश्चिमी साहित्य भी अछूता नहीं है। ठीक इसी प्रकार लर्न्ड नेटिव्स का भी अर्थ यही निकाला।
यानी भारतीय विद्वान के साथ साथ भारत में रह रहे पश्चिमी साहित्य के पढ़े लिखे विद्वान भी इसमें आते हैं, ये कहा। ग्रांट इन एड को लेकर कहा कि एक्ट के मुताबिक आधुनिक ज्ञान के ऊपर खर्च करने को कहा है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि वे इसे कहाँ और किस प्रकार खर्च करती है। इस तरह से बड़ा ही चालाकी और तार्किक शब्दों के जाल बुनकर मैकाले ने दोनों ही गुटों को समझाने की प्रयास किया। अब ये तो थी विश्लेषण, आगे उन्होंने अपना रिकमेंडेशन या कहे कि सुझाव क्या दिया, चलिए इसे भी जानते हैं। मैकाले ने साहित्य यानी लिटरेचर को लेकर कहा कि इंडियन लिटरेचर पूरी तरह से अंधविश्वास और बकवास से भरा है। इसके इतिहास में 30 फीट ऊंचे ऊंचे राजाओं का होने का जिक्र है और ज्योग्राफी में दूध और मक्खन की नदी होने की बात कही है। हमारे तो अंग्रेजी वेटेरिनरी डॉक्टर्स भी शर्मसार हो जाएंगे जब इनके मेडिकल साइंस को पढ़ेंगे तो। और एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान तो ऐसा है कि हमारे अंग्रेज स्कूल के बच्चियां भी हंस पड़ेगी। हमने सारा संस्कृत भाषाओं में लिखे किताबों को खंगालने के बाद ये पाया कि ये तो इंग्लैंड के प्रारंभिक यानी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों से भी कम मूल्यवान है। इसलिए इनके हिसाब से पढ़ना और सिखाना बेमतलब है। इन महाशय ने ये भी सुझाव दिया कि संस्कृत और पर्शियन स्कूल्स और कॉलेजेस में सरकारी पैसा खर्च करना बेकार है और ऐसे शिक्षा संस्थानों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। साथ ही ये कहा कि इनके ओरिएंटल लिटरेचर के ग्रंथों की प्रिंटिंग और पब्लिकेशंस पर फालतू की सरकारी खर्च ना हो। वे अपने पश्चिमी साहित्य को ही सबसे महान मानते थे, इसलिए उन्होंने ये कहा कि इंग्लिश लिटरेचर ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिटरेचर है। उनके लिए संस्कृत, अरबिक और पर्शियन लिटरेचर में अच्छाई नाम मात्र भी नहीं है। उन्होंने लिखा, सारे भारतीय और अरबिक साहित्य हमारे एक अच्छे यूरोपियन लाइब्रेरी के एक अलमारी में रखी किताबों के बराबर है। इसलिए उन्होंने ये पेशकश की कि अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य को जरूरी की जाए भारतीयों के लिए। आगे सुझाव में मीडियम ऑफ एजुकेशन को लेकर कहा कि भारत में जितनी भी प्रचलित भाषाएं हैं वे सभी अविकसित और देहाती है। इनके वोकैबुलरी यानी शब्द भंडार सीमित है। परिणाम स्वरूप इनकी भाषाओं से हमारे पूर्वी ज्ञान और विज्ञान को इन्हें पढ़ाए या सिखाए नहीं जा सकते। इसलिए मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश ही होना चाहिए। उन्होंने आगे अपनी इंग्लिश की बड़ाई करते हुए कहा कि इंग्लिश भाषा दुनिया की उच्चतम ज्ञानों का कोश भंडार है। इसमें दुनिया के सभी सबसे बुद्धिमान जाति के विद्वानों के लेख है। इनको मिल्टन और जॉन लोके को पढ़ना चाहिए। जिन्हें भी इंग्लिश का ज्ञान हो वे सभी इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि संस्कृत और अरबिक तो भारत के भाषा ही नहीं है और वे इसे सीखने में दिलचस्पी भी नहीं रखते। उन्हें ये तकलीफ भी लगती है और इन भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी आसान है। इसलिए मीडियम ऑफ एजुकेशन भारत में इंग्लिश ही होना चाहिए। उन्होंने भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने से रोक लगाने की मांग भी रखी थी। दूसरी तरफ तारीफों का पुल बांधते हुए मैकाले ने यह भी कहा कि इंग्लिश तो शासकों की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत की भाषा रही है और अब तो अंग्रेजी भारत की सर्वश्रेष्ठ वर्ग की भाषा बन गई है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने भारत के महान सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय के नाम लिए और कहा कि राजा राम मोहन रॉय का भी मत यानी ओपिनियन ये है कि भारत में इंग्लिश और पश्चिमी विज्ञान का होना अति आवश्यक है। मैकाले ने इस प्रकार अपना रिपोर्ट पेश किया था 2 फरवरी 1835 को और इसका गहरा अध्ययन कर विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को अंग्रेज सरकार का नया एजुकेशन पॉलिसी घोषित कर दिया। अब मैं यहाँ बता दूं कि इस नए पॉलिसी में एग्जैक्टली क्या लिखा था। इसमें ग्रांट इन एड के पैसों को इंग्लिश एजुकेशन पर लगाने की बात कही थी। भारतीय शिक्षा संस्थानों को
बंद नहीं करेंगे और उनके तनख्वाह और विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप्स भी जारी रहेगी। लेकिन नए नियम के तहत जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो नहीं दिए जाएंगे। और साथ ही ओरिएंटल लिटरेचर यानी प्राच्य साहित्य यानी भारत की भाषाओं में बनी किताबों का प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशंस यानी छपाई और प्रकाशन भी नहीं होंगे। तो आपने देखा मकाले मिनट और उसका परिणाम। तो अंत में ये भी जानते हैं कि मकाले आखिर अपने अंदर से क्या चाहते थे, उनका इंटेंशन यानी इरादा क्या था। इसको जानने के लिए उनके ही लिखे कुछ लेख की चर्चा करते हैं। पहला लेख जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, जिनके मुताबिक वो ये चाहता था कि भारत में एक ऐसा वर्ग का निर्माण हो जो अंग्रेज और भारतीयों के बीच मध्यस्थता का काम करे। ये वर्ग खून और रंग से तो भारतीय हो, मगर उनके विचार, चाल चलन, पहनावा, खान पान और दिमागी रूप से एक अंग्रेज की तरह हो। उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जैसे सोच को आगे रखा था, जिसके मुताबिक भारत में सभी को आधुनिक शिक्षा दी जाए ये जरूरी नहीं, बल्कि एक खास वर्ग या उच्च जाति के लोगों को पढ़ाया जाए और फिर उनके द्वारा निचले स्तर के लोगों से चुनकर आगे तैयार की जाए। इनके मुताबिक ये खास ट्रेंड भारतीयों का एक समूह इनके ऑफिसेस में क्लर्क्स की पूर्ति करेगा और इनको तनख्वाह भी कम दे सकते हैं। व्यापार में भी काम आएगा, पूरी कंपनी को बल मिलेगी और वर्षों कंपनी इनके ऊपर आराम से राज करेंगे। मैकाले के दिमाग को आप खुद समझ सकते हो। जो पत्र इन्होंने अपने पिता को लिखा था उसे पढ़कर, उसका कुछ अंश का सार मैं यहाँ पढ़कर सुनाता हूँ। वे लिखते हैं, इन कन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाए, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। तो श्रोताओं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैकाले का विवरण पत्र यानी मैकालेस मिनट आपको समझ आ जाए। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला कि किस प्रकार इंग्लिश लिटरेचर को भारत में शुरू किया गया और जिसका असर आज तक देखने को मिलता है। इंग्लिश लिटरेचर का अपना योगदान भी रहा है, मगर इससे कहीं ज़्यादा भारतीयों और भारतवर्ष को नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमने खोई वह था हमारा अपना कला, संस्कृति और उच्च विचार। हमने एकता खोई और आज भी एक मुट्ठी सही माने में अपने आप को बना नहीं पाए हैं। और आप सभी समझदार हो, आप समझ सकते हो कि इससे हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला और इतिहास में कितना बदलाव हुआ और हमने कितने ही नुकसान झेले हैं। वैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी, इसका भी क्रिटिसिज्म होता रहा। जैसे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मास एजुकेशन यानी हर एक को शिक्षा का अधिकार और लाभ नहीं दिया गया था। दूसरी सिर्फ हायर एजुकेशन को ही सहूलियत दी थी, प्राइमरी एजुकेशन को तो ध्यान ही नहीं दिया गया था। इन सभी का हल 1854 में आई वुड्स डिस्पैच, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं, और फिर हंटर कमीशन के बाद हुआ, जिसका हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। ये रुपया से ई-रूपी तक का सफ़र पार्ट 7 थी। इस वीडियो में हम मुद्रा के ऊपर चर्चा कर नहीं पाए क्योंकि मकाले मिनट की इम्पोर्टेंस को देखते हुए, जैसे कि हम शुरुआत से प्री हिस्ट्री से शुरू करते हुए हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में एपक एरा, मौर्य, गुप्ता वंश को पढ़ते हुए मध्यकालीन भारत में पहुँचे थे। मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत और मुगलकालीन भारत के विशेष घटनाओं को उनके शासकों के साथ पढ़ा और उनके मुद्राओं की जानकारी दी।
अब मैंने मॉडर्न इंडिया शुरू किया है तो इसमें मकाले मिनट बीच में आ गया, इसके लिए एक पूरा वीडियो बनाना पड़ा। आगे की वीडियो में मुद्रा भी कवर करेंगे और साथ ही महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा भी करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरा हौसला अफजाई करें। मैं अपनी वीडियो में ज़रूर और तब्दीली लाकर आपको और अच्छा देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।